हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। आज की क्लास होने वाली है आपकी प्रोटीन के ऊपर। इसके लास्ट लेक्चर में हम बेसिकली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम कार्बोहाइड्रेट पहले 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके तीनों लेक्चर्स अवेलेबल हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके उसको देख सकते हो। हम सेकेंड मैक्रोन्यूट्रिएंट पे डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ योर प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है आपका, प्रोटीन पे हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोटीन क्या है? 1/5 ऑफ हमारी टोटल बॉडी वेट का ये होता है। प्रोटीन से ही बहुत सारे सेल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें, इसलिए 1/5 है हमारी टोटल बॉडी वेट का। सो दिस इज अंडरस्टूड। उसके बाद में एंड आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। ये तो आपको पता ही है, स्किन भी आपकी इसी से बनी है, नेल्स भी आपके इसी से बने, हेयर्स भी आपके इसी से बने, सब कुछ। सो दे फॉर्म द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यूज सच एज मसल्स, बोन्स, स्किन, हेयर, ब्लड। ब्लड में भी आपका जो हीमोग्लोबिन आप देखते हो, तो उसमें जो ग्लोबिन है, हीम तो ठीक है, आयरन है, बट जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। सो दैट इज हाउ इट इज प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। प्रोटीन्स ऑल्सो फंक्शन एज एंजाइम्स, हॉर्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह रहता है, तो जिसमें जो ग्लोबुलिन रहता है, दैट इज योर प्रोटीन। एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड ऑकर इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन्स फॉर्मिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स। जो आपका डीएनए वगैरह जो रहता है, उसमें भी जो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसमें न्यूक्लियो तो ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है, बट प्रोटीन मतलब आपका प्रोटीन ही है उसमें। तो इसमें भी प्रोटीन का यूज होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है प्रोटीन। दस प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, है ना। ऑब्वियसली यू नो, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज। ग्रोथ के लिए भी, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए भी, सबके लिए ये जरूरी है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, हर एक चीज के लिए। रिप्रोडक्शन भी आपको पता है, बच्चा नया बनता है तब प्रोटीन इनटेक बढ़ाया जाता है मदर का, पर डे 16 ग्राम समथिंग। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम पढ़ेंगे किसी दिन आरडीए में उसको, कि कैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और ये सब में कैसे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और क्यों पड़ती है एक्चुअल में। तो वो भी हम एक दिन लेक्चर कंडक्ट करेंगे। सो हिंदी मीडियम वालों के लिए नोट्स मैंने प्रोवाइड किए, बट डोंट वरी, लास्ट में मैं अपना वीडियो ऑफ करके आपको स्क्रीनशॉट लेने दे दूंगी हर एक स्लाइड का। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आपका प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट भी था, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज, तीनों तीनों चीजें इसमें प्रेजेंट है। कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है इसमें, बट द थिंग इज कि इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन योर कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक इसकी जो स्पेसिफिक चीज है, इस वजह से ये डिफरेंट है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिस्टिंग्विशेस प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से इसलिए ये अलग है, बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिमिलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मतलब हम जैसे पढ़ रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे हम ग्लाइकोजन और स्टार्च वगैरह हम पढ़ रहे थे, तो पॉलीसेकेराइड्स, तो वो कैसे बनते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़ के, है ना। ग्लूकोज सी रह गया, ग्लूकोज, है ना, ऐसे करके ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसा बहुत सारे ग्लूकोज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जोड़ेंगे, तब जाके क्या बनेगा आपका? ग्लाइकोजन बनेगा। तो वैसे ही ग्लाइकोजन इज एन कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड। तो वही वैसे ही आपका जो है प्रोटीन कैसे बनता है? बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन बनती है, अमीनो एसिड। अच्छा, एक चीज जो हमने कार्बोहाइड्रेट में नोट नहीं की थी, कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, वो जुड़ते किससे हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। जो यहाँ पे जो बीच में एक बॉन्ड रहता है, दैट इज योर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। तो ये एक चीज आप वहां पे वीडियो पॉज करके अपने कार्बोहाइड्रेट वाले नोट्स में ऐड कर सकते हो, कि वहां पे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। आई थिंक स्पेलिंग अच्छे से नहीं दिख रही है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये आपका होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। वैसे ही इन द सेम वे, जैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड यूज होता है, दैट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, इसको आप नोट कर लो, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आने भी वाला आई थिंक। हाँ, तो आपका एक सेकेंड,
एक ये चीज रह गई आपके यहाँ पे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है ना ये लार्ज भी हैं, कॉम्प्लेक्स भी हैं, और हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड से ये बने हुए होते हैं। जैसे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के ग्लाइकोजन बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल जुड़ के ये बनाते हैं प्रोटीन। अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड वाला स्लाइड भी आने वाला है, पहले अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जैसे ग्लूकोज उसमें बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट में, वैसे ही यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड का एक स्ट्रक्चर है, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि C6H12 और O6, ये उसका स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। अब यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन भी जुड़ गया है, और प्लस एक कार्बोक्साइल ग्रुप भी जुड़ गया है, और एक वेरिएबल साइड चेन R ग्रुप भी इसमें रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपको लर्न करना पड़ेगा एग्जाम पर्पस के लिए भी। अगर आपको कहीं पूछ ले, कॉम्पिटिटिव में भी अगर आपको कभी पूछ ले कि क्या क्या उसके अंदर अमीनो एसिड के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो ये 3 चीजें होती है, और इसलिए इसको ये 2:1 के रेशियो में होता है। 2:1 के रेशियो में आपका हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बन भी बोलते हैं। ये सब चीजें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिपीटिंग थिंग्स कंपैरिजन के लिए यहाँ पे। तो आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, है ना, कि एक कार्बन एटम होता है, इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है विच इज NH2, एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है COOH, और एक हाइड्रोजन एटम होता है, और एक चेन होती है। ये जो चेन होती है ना R ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ये चेन जो होती है ना, ये डिस्टिंग्विश करती है अमीनो एसिड्स को। जैसे हम पढ़ते हैं बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और बहुत सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स अगर अलग अलग हैं तो वो अलग अलग इसीलिए हैं बिकॉज उनके अंदर जो R ग्रुप है वो अलग अलग है सब में, तो वो जो अलग अलग है इस वजह से उनका नाम भी अलग अलग पड़ता है। नहीं तो सारा सब कुछ सेम ही होता, तो कुछ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे R ग्रुप है। R group varies among amino acids and determines their specific properties। ठीक है, वही चीज मैंने अभी आपको समझाई। R group में range from a single hydrogen atom glycine to long carbon chains। R group का ये इतना important नहीं है, इतना important है बस कि समझने के लिए भी और एग्जाम पर्पस के लिए भी, कि R ग्रुप जो है ये सब अमीनो एसिड्स में अलग अलग होता है, इसलिए हर अमीनो एसिड का प्रोफाइल भी अलग होता है और प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। पेप्टाइड बॉन्ड आ गया आपका। देखो पेप्टाइड बॉन्ड मैंने बताया अमीनो एसिड्स के बीच में, अमीनो एसिड्स जो आपका जिस लिंकेज से जुड़ के बने हैं उस लिंकेज को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, उनके बीच के बॉन्ड को। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो ग्रुप्स ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ अनदर। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ऑफ अनदर। अच्छा, ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, एक आपका जैसे यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का, और एक NH2, और ये जुड़ा हुआ होगा किसके साथ में, कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ में। तो ये इस टाइप का इनका बॉन्ड रहता है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी अगर पूछ ले किसी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में, या जैसे UGC नेट वगैरह कई बच्चे देते हैं, तो उसमें अगर ये चीज पूछ ले तो वहां पे नोट आपके वहां पे जानकारी के लिए ये चीज रहनी चाहिए कि ये कैसे बनता है अमीनो ग्रुप। तो ये NH2 एक अमीनो एसिड के एक NH2 से जुड़ता है अमीनो ग्रुप से, और एक कार्बोक्साइल ग्रुप से दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्साइल ग्रुप से जुड़ता है। तो इस टाइप से उसको आप याद रख सकते हो। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पे रिमूव होता है। 2 अमीनो एसिड्स फॉर्म ऑफ डाइपेप्टाइड। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि 2 अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड बनाएंगे, 3 अमीनो एसिड्स ट्राइपेप्टाइड बनाएंगे। वहां पे ऐसा नहीं था। कार्बोहाइड्रेट में 2 कार्बोहाइड्रेट जो 2 ग्लूकोज यूनिट्स थे, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स बना रहे थे डाइसेकेराइड्स, बट वहां पे 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ट्राइसेकेराइड बना, ऐसा कुछ वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं था। वहां पे कैसा था कि अगर 2 है तो डाइसेकेराइड है, 1 है तो मोनोसेकेराइड है, और अगर 3 और 3 से ज्यादा है तो वो पॉलीसेकेराइड में आएगा। बट वही है कि अगर जैसे 2 से ज्यादा मतलब 3 है, 4 है, तो उसका आप ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में भी ले सकते हो। और पॉलीसेकेराइड में आप जो है 9 और 10 आई थिंक होता है ऐसा कि 9 और 10 अगर है मोनोसेकेराइड यूनिट्स तो उसको पॉलीसेकेराइड में कंसिडर करते हैं। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स ना, ये तो अंडरस्टूड है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से
बन सकता है प्रोटीन। फंक्शंस क्या होते हैं प्रोटीन के? बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करता है। सब ये हम कार्बोहाइड्रेट वाले सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन के सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सॉरी, प्रोटीन नहीं, थोड़ा बहुत जो हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में भी ये मेंटेनेंस में भी ये हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में जो ग्लोबिन है ये भी प्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन में जो प्रोटीन है ये भी प्रोटीन है, ये लाइपो मतलब लिपिड, तो इनके फॉर्मेशन में भी इसका रोल है, और इनके ट्रांसपोर्ट में भी है ना, इनको ट्रांसपोर्ट करने में भी प्रोटीन का रोल है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन एंड कॉपर, है ना, आयरन को भी ये स्टोर करता है फेरिटिन के फॉर्म में, फेरिटिन के फॉर्म में ये स्टोर करता है आयरन को भी, और कॉपर को भी स्टोर करता है ये सेल्यूलोप्लाज्मिन के फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है आपके कॉपर को। तो कॉपर को ये स्टोर करके रखता है, सॉरी कन्वर्ट नहीं करता है, ये स्टोर करके रखता है। ये प्लाज्मिन के साथ में जब ये ऐड हो जाते हैं ना, तो एक कॉपर की भी एक टॉक्सिसिटी का एक डिजीज है, विल्सन्स डिजीज जिसको बोलते हैं, लिवर डिसऑर्डर के उसमें हम पढ़ते हैं वो चीज को। तो अगर ये जैसे स्टोर करके इसको रख रहा है, तो वो कॉपर टॉक्सिसिटी वाला जो विल्सन्स डिजीज वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो काफी हद तक के खत्म हो जाता है, बिकॉज ये इसको स्टोर करके ऐसा सेफली रख रहा है, मतलब ये इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में रख देता है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोटीन का कॉपर के लिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी 4 किलो कैलोरी। देखो हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तब हमने वहाँ पे फंक्शन में सबसे पहले एनर्जी वाला सोर्स वाला पॉइंट पढ़ा था सबसे पहले। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को यूज किया जाता है एज सोर्स ऑफ एनर्जी, चीपेस्ट सोर्स है, इजीली अवेलेबल है, इजीली डाइजेस्टेड है। बट प्रोटीन का काम ये सब है, पहले पहले बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करना, एंजाइम्स और हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन, ये सब इसके मेन काम है। उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं खा रहे हो और प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हो, तो फिर भाई वही है कि प्रोटीन एनर्जी के लिए यूज हो सकता है, बट इट इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द स्लाइड्स। हम्म हम्म सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में, और उसको याद करने का ट्रिक भी, जो एसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का एक ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब करें सो दैट आपके ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो जो कि आपके सिलेबस से भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।